बिल्कुल उनका बिल्कुल। और फोकस। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया है और उन्होंने पहली बार कहा है कि जुलानी जो है अलशरा जो अब कहे जाते हैं, कि मैं पहली बार बता रहा हूं कि हामा में हमारे और रूसियों के बीच समझौता हुआ था और फिर रूस युद्ध से पीछे हटा था। ये देखिए, और आपको कैप्टन साहब याद होगा, इसका जिक्र हम बार बार करते थे कि कहीं ना कोई समझौता जरूर है। और यहां तक हमने कहा था कि हो सकता है कि ईरान भी इसमें शामिल हो। ये बात भी सामने हम लोग रख रहे थे, क्योंकि जितनी आसानी से, और कैप्टन साहब आपने भी कहा कि शायद जुलानी को भी नहीं पता था कि वो बैठेंगे जिप्सी पे और जा करके वहां हुकूमत करने लगेंगे और कोई जो है लड़ाई नहीं होगी। तो ये बात जो है सामने आ रही। खैर, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैप्टन साहब आपको क्या लग रहा है, कल क्या चीजें तय हो सकती है, क्या बातें जो है वो आ सकती हैं? कल जो मीटिंग हो रही, क्या आपको क्या उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है? खास तौर से ये खबर आ रही है कि नाटो जैसी कोई फोर्स बनाने की बात जो है वहां पे तजवीज हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? इससे पहले, एक साल पहले करीब, मुझे याद आ रहा है कि रजब तैयब अर्दगान ने भी ऐसी बात कही थी, लेकिन उसके बाद वो इशू कहाँ चला गया वो समझ में नहीं आया, वो बात कहाँ चली गई। तो अब ये बात फिर सामने आ रही। क्या इस तरह मुमकिन है? क्या ये फोर्स बनाई जा सकती है? डॉक्टर ऋषि, कल की मीटिंग के लिए तो सभी देशों को बुलाया गया है। खास बात यह कि सीरिया को भी इनवाइट किया गया है, इराक को भी इनवाइट किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ईरान को भी इनवाइट किया गया है। तो अगर ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्किन वहाँ वाकई आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब इस मीटिंग में डिस्कशन तो दो ही मुद्दों पर होगा कि एक, इजराइल का क्या किया जाए। दोहा में मीटिंग हो रही है तो कतार से भी मुद्दा यही रहेगा कि भविष्य में इजराइल के हमलों से कतार को किस तरह बचाया जाए, भविष्य में इजराइल के हमलों से बाकी सारे अरब मुल्कों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जैसे अब नेतन्याहू ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है कि अगर किसी भी अरब मुल्क में कोई हमास का पॉलिटिशियन या हमास का मिलिट्री कमांडर छुपा है तो वो उनके लिए वाजिब टारगेट होगा। तो ऐसी हालत में क्या ये अरब देश मिलकर एक मिलिट्री फौज, कंबाइंड मिलिट्री फौज बनाएंगे? मेरे ख्याल से तो इसका कोई दूर दूर तक कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि एक कंबाइंड मिलिट्री फौज के लिए दो चीजें जरूरत है। एक तो उनके पास अपने कंट्रोल में फौज होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इराक की जो फौज है वो इराक के लोगों के हाथ में नहीं है, उसको अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। सऊदी की जो फौज है, चाहे उनकी बड़े बड़े टैंक रेजिमेंट हो या बड़े बड़े फाइटर विमान हो, सऊदी के जो एयरफोर्स है सबको अमेरिकन ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से कतार को अमेरिका ने बड़े बड़े फाइटर विमान दिए हुए हैं, F-15 दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें दी हुई हैं, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। लेकिन ये सब जो नीचे की तरफ के अफसरान हैं, मैनिंग लेवल, वो तो ठीक है, कतार के लोग हैं या कतार भाड़े पर ले आया है दूसरे देशों से। मैं बता दूं कि ये सब गल्फ कंट्रीज में एक दिक्कत क्या आ रही है, तो एक तो उनके यहाँ लोग कम हैं, पॉपुलेशन कम है एयरफोर्स आर्मी ज्वाइन करने के लिए। दूसरी बात है, वहां पर पेट्रो डॉलर्स की वजह से सब माँ बाप इतने रईस हो गए हैं कि उनके बच्चे लोग जिनकी उम्र 18 या 22 है वो एयरफोर्स आर्मी नहीं ज्वाइन करते। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के सर्विंग या पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी या उनके एयरफोर्स से इन सब जगह पर गए हैं, ये सब अमेरिकन वेपन सिस्टम चलाने के लिए। मतलब कुल मिला के बात है कि इनकी जो वेपन सिस्टम्स हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या कंबाइंड फोर्स बनाएंगे? कंबाइंड फोर्स बना भी लेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इजराइल बहुत दूर है। समझिए ये सारे देश चंदा जमा करके 5,000 फौज यहाँ से, 10,000 फौज यहाँ से करके
1 लाख 2 लाख की एक फौज बना भी लेते हैं कंबाइंड, तो वो क्या कूच करके इजराइल की बॉर्डर तक पहुंच जाएगी जमीनी रास्ते से, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां लेकर? सवाल ही नहीं उठता। उनको रास्ते में ही यूएस एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स धर लेगी। इन सब देशों के पास नेवी नाम के ही है, समुद्री रास्ते से भी कोई हमला नहीं कर सकते ये लोग। इनके पास छोटी-छोटी नेवीज़ हैं, ईरान के पास ठीक है कुछ नाम के वास्ते नेवी है, लेकिन वो समुद्र के रास्ते जा नहीं सकते इज़राइल तक। पर्शियन गल्फ से निकल के ओमान की खाड़ी का चक्कर मार के पहुँचो अरब सागर से चक्कर मार के अदन की खाड़ी से निकल के पहुँचो लाल सागर, शिप्स की बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ लाल सागर पहुँच गए तो वहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा इज़राइल के एटान पोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब अपने छोटी-छोटी नेवीज़ को कंबाइन करके कंबाइंड नेवी बना भी लेंगे, तो वो पहुँचेंगे नहीं, वो रास्ते में ही डुबो दिए जाएँगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरह की फ़ौज बना रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन सब फ़ौजों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्या है कि ये जितने देश हैं, जब इनकी फ़ौज बनती है, सऊदी, बाकी आस-पास के जितने अमीर और शाह हैं, उनकी फ़ौज, बड़े-बड़े जो अफ़सर हैं ना, वो राजघराना के ही लड़के होते हैं। तो वो नाम के वास्ते जॉइन करते हैं जब उनकी उम्र कम होती है। राजघराना प्रिंस है, शाही परिवार से आया है, ब्लू ब्लड है, राजकुमार है, वो नाम के वास्ते जॉइन करते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन, कुछ सीखते-वीखते नहीं है। और उनको बहुत जल्दी ही बोलते हैं कि तू कर्नल बन गया, तू ब्रिगेडियर बन गया, तू जनरल बन गया। तो इनको तो इनमें प्रोफेशनली यानी काम ना वो कर्नल का सीख पाते हैं, ना ब्रिगेडियर का सीख पाते हैं, ना जनरल का सीख पाते हैं, लेकिन क्योंकि वो राजा के भतीजे हैं, तो वो तमगे वगैरह लगा देते हैं, तो उनको कमांड करना नहीं आता। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मीडिया में हमें भी मालूम है कि आप जूनियर लेवल एडिटिंग से सीनियर लेवल एडिटिंग के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, चप्पलें घसीटनी पड़ती हैं। 10, 15, 20, 25 साल लग जाते हैं एक जूनियर एडिटर को सीनियर एडिटर बनने में और उसके बाद नाम कमाने में। तो ऐसा वहां पर नहीं है। सऊदी में आप जाइए, ये जनरल कौन है, कोई चुपके से कान में आस्ते से बोलेगा ये फलाने फलाने का भांजा है। बोला ये ब्रिगेडियर साहब कौन है, कोई चुपके से आके आपके कान में बोल जाएगा ये किंग के मामा के चाचा के ताई ससुर के बेटे हैं। तो ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे, क्या कमांड करेंगे, उनको नॉलेज नहीं है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल ये बिल्कुल सही तज्जिया है और अच्छी रोशनी डाली आपने ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्ताना साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर है, अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं, इस्तकबाल करता हूं। एक बात और, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने और नूर सर ने, दो लोगों ने बड़ी अच्छी अपडेट दी है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने बताया कि हमास के सीनियर सोर्स ने अल अरबी को बताया है कि हमें दोहा में अटैक के बारे में कोई भी इंटेलिजेंसी प्रदान नहीं की गई थी, कुछ भी नहीं बताया गया था। ये वो कह रहे हैं। नूर साहब ने लिखा है कि 17 साल पहले कर्नल गद्दाफी ने सारे अरब मुल्कों को कहा था कि एक दिन तुम सब रोगे। आज ये बात सच साबित हो रही है, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा कि जुलानी का फिर और बयान आया ईरान के ताल्लुक से। जुलानी ने कहा कि जहां तक ईरान का सवाल है, घाव थोड़ा गहरा है, लेकिन हम और ईरान के बीच अस्थाई दरार अब नहीं है। ये वो कह रहे हैं। तो ये आप देखिए, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पे चीजें आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल से 8 F-15 और 4 F-35 जेट जिनसे दोहा पर हमला किया गया था, वो सऊदी एयर स्पेस से इंटर हुए थे। अब ये खबर आ रही है।
और बहुत सारी खबरें हैं, मैं अभी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आ रहा हूँ हमारे जो फिरोज बख्त अहमद साहब, कल दोहा में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या उम्मीद आपको लग रही, क्या वहां पे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? खबरें कई बार आई कि इजराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक एक हुए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, इस तरह की बड़ी सुर्खियां चलती हैं। मैं भी लगा देता हूं, क्या करूं। अच्छा लगता है लोगों को कि आप ऐसी सुर्खी लगा दीजिए, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया अब तक जितना हुआ है। हालांकि ओआईसी आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा से बोला, लेकिन कल राशिद रिजवी साहब ने जो बात कही थी कि बोलने से अच्छा अगर 40 मुल्क, सिर्फ 40 मुल्क कुछ ना करें, सिर्फ एक स्टैंड ले लें कि हम इजराइल से रिश्ते खत्म कर रहे हैं, या और भी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अनम्यूट कर लेना। जी डॉक्टर मुमताज रिजवी साहब, ऐसा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है ना, अभी आपने, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, एक आपका कमेंट था, उस पर थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। आपने अभी कहा कि सऊदी अरब ने रास्ता दिया था इनको, इजरायली फाइटर जेट्स को दोहा पे हमला करने के लिए। बिल्कुल सही है। हुआ क्या था, बड़ा मजे की बात बता रहा हूँ कि इसराइल के जितने भी यहाँ पे इस बेस में फौजी हैं, सबसे ज्यादा फौजी यहीं पे हैं कतर में, और इनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी काफी सारी यहीं पे है। तो ये इसराइली जेट्स जो थे, और उससे पहले अमेरिकन जेट्स, ये अमेरिकन जेट्स वहां से चले गए थे। आई थिंक दे वेंट टू अजरबैजान। उसके बाद इसराइल से मिलके फिर इन्होंने सब सऊदी अरब से ऊपर से आके कतर के ऊपर अटैक किया। हम लोग ये भी सोच रहे थे कि गालिबन ये कोई नूरा कुश्ती है और इसमें कतर मिला हुआ है कि हमासियों को, जो हमास के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको मरवाने की बात है। और ये भी परेशान हो रखा है कि कब तक वो बिचौलिया बनेगा। कुछ ऐसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये वहां गए हैं, इनके प्रेसिडेंट कतर के, यूएस भी गए हैं, यूएन में भी उन्होंने बात रखी है, तो लगता है कि ये एक धोखा कतर के साथ उसी तरह का हुआ जैसे ईरान के साथ हुआ था। अब मैं मौजूदा जो सूरत हाल है, मैं उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करूंगा जिसके बारे में आपने पूछा है। देखिए, अभी बात आई, जैसे आपने मुअम्मर अल कज़्ज़ाफ़ी का जो बयान है, बहुत पुराना बयान है उनका, 17-18 साल का, और वो अपनी जिंदगी में ये बात कहते रहते थे कि जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे, तुम्हारा सफाया हो जाएगा, ठीक है, तुम सब खत्म कर दिए जाओगे। हल्के में लेते थे अरब मुल्क को। भले ही 17-18 साल पास हो गए हैं उस चीज को, लेकिन अब इन्होंने देख लिया है। अब ये एक मजाक खेज बात है, एक मजाक है, इट्स अ बिग जोक कि सब मिलके आर्मी, जैसे अभी देवनाथ जी कह रहे थे 10,000 5,000 मिल, अरे इसराइल के आगे कोई औकात नहीं है तुम्हारी, ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हैं खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है, कि सब मिलके एक बड़ी फौज बना रहे हैं, ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और इस काम में लीड लेने के लिए इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान को मैं नहीं रखता इसमें, इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और ये सारे आसपास के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, इनको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं करी। और कज़्ज़ाफ़ी की बात बिल्कुल सच्ची होती दिखाई दे रही है कि मतलब बावजूद इसके कि ईरान ने इसराइल को अच्छा खासा सबक सिखा दिया, लेकिन आई मीन लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो ईरान ने नहीं किया, और मेरे ख्याल से जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ईरान भी एक हद तक जो है इसराइल को सबक देना चाहता था। वो अलग बात है बाद में क्या हो, लेकिन दुनिया की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। आज हम देखें कि वहाँ पे रूस के अंदर एक रिफाइनरी थी, उस पर अटैक किया इसने, यूक्रेन ने। उधर नेटो कंट्रीज हैं, वो तैयार हो रहे हैं, अपने जो उनके अपने मिसाइल हैं, एटॉमिक मिसाइल, सब तैयारी हो रही है। ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, और इसके साथ अगर मिडल ईस्ट भी मिल जाएगा तो ये कुछ वर्ल्ड वॉर का लग रहा है। काफी दिन से सुन रहे हैं, हम तो दुआ यही करते हैं कि इस किस्म की कोई वॉर ना हो, वर्ल्ड वॉर या जो भी है,
और लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस किस्म की वर्ल्ड वॉर में या किसी भी वॉर में इसराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसराइल इसलिए कि वो अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहेगा और अमेरिका इसलिए कि अमेरिका अब से नहीं, पिछले 60-70 साल से वो मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर उसकी निगाहें हैं। अमेरिका के कारखाने, अमेरिका की हवाई जहाज, उसकी मोटर कारें, उसकी सारी जो इस तरह की इंडस्ट्रियल चीजें हैं वो तेल पे चलती हैं और तेल का उसे पता है सबसे बड़ा जखीरा मिडल ईस्ट में है। तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और अरब ममालिक जो है दे आर लाइक सिटिंग डक्स। सिटिंग डक्स का मतलब ये है कि एक बत्तख बैठी है, अब शूट कर दो जाके, यही सूरत हाल है। अब इसमें मुझे लगता नहीं, अब ये सब इसराइल और अमेरिका के रहमो करम पे। मेरी बातें बहुत से आपके सुनने वालों को बुरी लगेंगी क्योंकि आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे सद्दाम के साथ लड़ाई हो रही थी। ये नई दुनिया अखबार में मैं पढ़ा करता था, अखबार नौ में उर्दू के अखबार आते हैं ये कि अरे एक ऐसा मिसाइल, स्कूड मिसाइल, फलानी चीज, दिमाग की चीज जो है सद्दाम हुसैन इसराइल पे फेंक के उसको खत्म कर देंगे। ये ठीक है, ये वॉर में इस तरह की बातें चलती हैं, वॉर हिस्टीरिया होता है, ठीक है ना। अब अरब ममालिक की तरफ से भी एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है कि सब मिलेंगे। अरे तुम क्या मिलोगे, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, ना आपके पास कायदे के फौजी हैं, ना कायदे की इक्विपमेंट है, ना कायदे के आपके पास गोला बारूद है। और उसके अलावा फिर यहाँ देवनाथ जी बैठे एक एक लीड करने के लिए एक अच्छे अच्छे जनरल्स और पायलट्स, नेवी के जो है फौजी चाहिए होते हैं, जो इनमें से किसी के पास नहीं है। अगर हैं भी तो दे आर टोटली यूजलेस। तो ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। जी डॉक्टर रजवी।